अस्सलाम वालेकुम। बोल वज़ीराबाद के साथ मैं हूं यूनुस अकरम। मैं इस वक्त सपूत वज़ीराबाद मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत के साथ बैठा हुआ हूं। तो जिस तरह के आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पे या उनके फेसबुक पेज पे अक्सर उनकी वीडियोस जो ना मेडिकल के हवाले से अपलोड करते रहते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के कुछ सवालात थे। वो कहते थे कि इनसे इनके रवैयों के बारे में बात करें। मेडिकल के हवाले से तो हमें मालूमात मिलती रहती है। रवैयों से मुराद ये है कि जब हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, आप लोग जानते हैं कि हमारे साथ वहाँ पे क्या सलूक किया जाता है। या तो हमारे पास एक तगड़ी सिफ़ारिश होनी चाहिए या हमारी शख्सियत एक रोबदार होनी चाहिए। जो आम बंदा होता है, बिल्कुल देहाती बंदा होता है, जिसे कोई जानने वाला नहीं होता, उसके साथ डॉक्टर हज़रात का या अमले का रवैया क्या होता है। और उसके बाद जब ये प्राइवेट इनके पास आते हैं, तो ये कितना मीठा बोलते हैं, इनका अमला भी कितना मीठा बोलता है। और ये दोनों रवैये मुख्तलिफ क्यों हैं? हालाँकि अच्छी पे और अच्छी सैलरी तो इनको सरकारी हॉस्पिटल में भी इसी काम की मिलती है। तो इस सिलसिले में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यूनुस भाई। आपका सवाल मैंने बड़े गौर से सुना और बड़े तहम्मुल से सुना। पहली बात यह है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हमें डिस्कशन करनी चाहिए। बहुत अरसे के बाद मैंने एक चुभता हुआ सवाल सुना है। जब हम डॉक्टर की तंजीमों में बैठे होते हैं, जब हम मीडिया को फेस करते हैं, तो हमें ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है और देना भी चाहिए। मैं कुछ गुज़ारिशात आज आपके चैनल से अवाम के लिए भी करूँगा ताकि डॉक्टरों का मौक़िफ़ भी क्लियर हो और कुछ क्लैरिटी मैं डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूर करवाऊँगा। पहली बात यह है कि हम जब डॉक्टर बनते हैं तो हम हिप्पोक्रेटस का एक ओथ या एक कसम उठाते हैं इंसानियत की खिदमत की, और उस खिदमत की कसम के दौरान हमें ये कहा जाता है कि आपने मरीज़ को हार्म नहीं करना, तकलीफ़ नहीं देनी। मतलब उसका एक इंग्लिश वर्ड है डू नॉट हार्म। तो डू नॉट हार्म का मतलब यह है कि आपने मरीज़ को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचने देनी। और इसके दो मानी हैं, एक आपने अपने रवैये से, अपने इलाज से मरीज़ को बेहतर करना है, तकलीफ़ नहीं देनी। और दूसरा, आपने उसकी बेहतरी के लिए तमाम वो वसाइल इस्तेमाल करने हैं जो आपके पास मुमकिन है। यानी अगर आप उसकी बेहतरी के लिए कुछ नहीं भी करते अपने कम इल्मी की वजह से, तो वो भी गलत है। तो पहली बात, हमारा फ़र्ज़ है कि हम मरीज़ों की बेहतरी के लिए अपने रवैये से और अपने इलाज से तमाम काम करें। अब आपका अगला सवाल ये आया कि जी बहुत सारे डॉक्टरों का रवैया सरकारी अस्पतालों में अलग होता है और प्राइवेट में अलग होता है। तो जनाबे वाला, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक डॉक्टर कितने मरीजों को रोज़ाना औसतन चेक करता है ऑन एन एवरेज बेसिस, सरकारी में और प्राइवेट में? इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ये आवाम को समझना पड़ेगा। हम 23 करोड़ आबादी का मुल्क हैं। हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड डॉक्टरों की तादाद 2.25 लाख से ज़्यादा नहीं है। अगर आप उन लोगों को भी डाल दें जो अनरजिस्टर्ड हैं, तो भी 4 लाख से ज़्यादा डॉक्टर नहीं बनता। आप खुद अंदाज़ा करें कि एक डॉक्टर के हिस्से में कितने मरीज़ आते हैं। सर, यहाँ से एक सवाल पैदा होता है कि पहले तो वो जो डॉक्टर है वो हॉस्पिटल में बैठेगा सरकारी में, जी। प्राइवेट में तो बाद में जाएगा ना। जी। जब वो सारा दिन का थका हुआ, जी। जब वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, वो सारा दिन का थका होगा, उसका रवैया जो ना थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा। जी। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। जी। यहाँ पे तो ये है, जब वो रात को सो के फ्रेश होके सुबह उठता है तो वो जी। चिड़चिड़ा होता है। जी। और जब सारा दिन थक जाता है तो सरकारी हॉस्पिटल से निकलता है और प्राइवेट जाता है तो माशाल्लाह वो बड़ा ठंडे मिजाज का हो जाता है। नहीं, असल में इसमें फिर सिस्टम का फॉल्ट आपको मैं बता रहा हूँ, जो सिस्टम का फॉल्ट है। आपका रवैया चिड़चिड़ा होता कब है? आप गौर करें, पेशेंट बस 10 या 15 आपके टेबल के इर्द गिर्द खड़े हैं, आप अकेले डॉक्टर हैं, दरमियान में एक साहब यहाँ से बोल रहे हैं, साहिबा यहाँ से बोल रही हैं, बच्चा यहाँ से बोल रहा है, डॉक्टर साहब दरमियान में ना वो उसको सुन पा रहे हैं, ना वो उसको सुन पा रहे हैं, ना वो उसको सुन पा रहे हैं। हमारा सरकारी ओपीडी में कोई सिस्टमैटिक रेफरल नहीं है। देखें, पूरी दुनिया में सरकारी एक रेफरल सिस्टम है। मसलन छोटे बीएचयू, बेसिक हेल्थ यूनिट, वहाँ से मरीज़ अगर ठीक ना हो अपनी यूनियन काउंसिल का, तो उसे चाहिए कि वो रूरल हेल्थ सेंटर में जाए। अगर रूरल हेल्थ सेंटर में जो 3-4 यूनियन काउंसिल को मिला के बनती हैं, अगर वो वहाँ से ठीक ना हो तो उसे चाहिए वो तहसील हेडक्वार्टर में आए। यहाँ पे क्या होता है, आपका कोई मरीज़ उठता है, वो तहसील हेडक्वार्टर में आ जाता है और वहाँ का रश बढ़ जाता है। दुनिया में ऐसा नहीं होता, वो रेफरल लेके आते हैं। हमारे यहाँ पे ये रिवाज नहीं है। आप तहसील हेडक्वार्टर को छोड़े, लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में चले जाते हैं बगैर चेक करवाए। अगर आप लोड बढ़ाते जाएंगे और डॉक्टर के ऊपर बर्डन बढ़ाते जाएंगे तो यकीनी तौर पर उसका रवैया मुतासर होगा। सर, मेरी बात सुने, जब प्राइवेट भी आते हैं ना, जी। चले मैं इधर आता हूँ, जी। ठीक है ना, आपके साथ ताल्लुकात भी हैं, सारा कुछ है, लेकिन बाज़ औक़ात बाहर मुझे 2-2 घंटे जी। बैठना पड़ता है। जी।
लेकिन अंदर आप वो चिड़चिड़े नहीं होते। यहाँ पे भी तो मरीज़ होते हैं ना। मसला ये है कि जो भी प्राइवेट जाते हैं, जिसने 1000 रुपया देना है, 1500 रुपया देना है, वो डॉक्टर बड़े आराम से बात सुनेगा, मरीज़ ने देना है। हालांकि सरकारी हॉस्पिटल में मरीज़ ने 1 रुपया भी नहीं देना, लेकिन वो जो डॉक्टर चेक कर रहे हैं ना, वो तो पैसे ले रहे हैं ना सरकार से। लेकिन वहाँ पे ये जो आप कह रहे हैं ना, वो बात ठीक है आपकी, मरीज़ ज़्यादा है, रश ज़्यादा, वो सारा कुछ ठीक है। लेकिन सरकार वहाँ पे अगर कोई सिफारिश वाला बंदा चला जाएगा, कोई सहाफ़ी चला जाएगा, कोई वकील चला जाएगा, कोई जानने वाला चला जाएगा, कोई फ़ोन करवा लेगा, जी जी आप बैठे बैठे तसल्ली से सारी आप बात सुनेंगे। अगर कोई एक बूढ़ा शख्स अपनी बेटी को लेके आया, या अक्सर तो सरकारी हॉस्पिटल में ख़वातीन ही आती हैं, उन बेचारियों को पता ही नहीं होता, और वहाँ पे इतना बदतमीज़ी वाला रवैया। एक तो वो पर्ची वाले से बदतमीज़ी करवा के आती हैं, पर्ची वाले से जब आगे आती हैं, जो डॉक्टर के पास बाहर गेट पे खड़ा होता है, वो उससे बदतमीज़ी की बात करता है। जब वो सारी बदतमीज़ियों से गुजर के वो बेचारी अंदर आ जाती है, तो आगे से डॉक्टर का रवैया ऐसा आता है कि उससे पता ही नहीं होता कि मैंने क्या करना है। आपने अपनी बात में मेरा जवाब दे दिया है खुद, कि हर बंदा अस्पताल के अंदर, चाहे वो पर्ची वाला है, चाहे वो बाहर दवाई वाला है, चाहे वो दरवाजे के बाहर खड़ा गार्ड है, इसका मतलब है हम मिनहसुल कौम एक रवैये का शिकार हैं। और चूंकि डॉक्टर भी उसी कौम का हिस्सा है, तो वो भी उस लहजे का, उस रवैये का एक शिकार है। देखें, हमारा मुल्क इस टाइम फाइनेंशियल इकोनॉमिकल बर्डन और हर तरह की डिप्रेशन से गुजर रहा है। उस तमाम डिप्रेशन का एक एलिमेंट डॉक्टर पे भी जा रहा है, उसकी फैमिली पे भी जा रहा है। और रवैयों में चेंजेस, आप देखें टीचर के रवैये में चेंजेस आई, हमारे पुलिस के अफसरान के रवैये में तब्दीली आई, हमारे लॉ एंड ऑर्डर के लोगों में, लॉयर्स के लोगों में, इवन हमारे साफ़ी भाइयों में भी बहुत सारे उनके एक रवैयों में चेंजेस आए हैं। लेकिन आप पहली बात तो ये कि 100% डॉक्टर्स पे ये कानून लागू नहीं कर सकते। बहुत सारे अच्छे अखलाक के लोग मौजूद हैं। आप सरकारी अस्पतालों में जाएं, आप नोट कीजिए, सरकारी अस्पतालों में अगर रवैया बुरा है और काम नहीं हो रहा, ये मैं लॉजिकल बात करने लगा हूँ, आप किसी एक तहसील हेडक्वार्टर को उठा के देख लें, वजीराबाद ले लें, संबड़ियाल ले लें, गुजरात ले लें, खारियाँ ले लें, नौशहरा विरका ले लें, कोई एक तहसील हेडक्वार्टर, उसकी रोजाना की ओपीडी रजिस्टर चेक कर लें, कितने मरीज जाते हैं, कम से कम 3000। सर 3000 पेशेंट, बच्चों को, बड़ों को, गायनी की औरतों को मिला के एवरेज 3000 बंदा अगर एक तहसील में रोजाना चेक हो रहा है, तो सर इसका मतलब है रोजाना बदतमीजी नहीं हो रही। तो काइंडली ये हमें मिनहसुल कौम सोचना पड़ेगा कि डॉक्टर साहिबान भी इंसान हैं, उसी माशरे का हिस्सा है, वो आपको सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपके साथ मामलात करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ना हसन निसार साहब का एक इंटरव्यू सुना था। उसमें वो बता रहे थे कि किसी यूरोप के मुल्क में ना, यूरोप में ना किसी डॉक्टर ने ना 25 मरीज़ों को एक दिन में चेक कर लिया, तो अदालत की तरफ से उसे नोटिस आ गया। अदालत ने पूछा तुम एक दिन में 25 मरीज़ों को चेक कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। वो मैं बात समझ रहा हूँ, यहाँ पे तो पता नहीं कितने कितने 100 चेक करने पड़ते हैं। लेकिन सर बार बार वही गुजारिश है मेरी कि ये वही डॉक्टर है ना, वो डॉक्टर तो कोई और नहीं, मुल्क भी वही है, शहर भी वही है, डॉक्टर भी वही है। जब ये प्राइवेट जाते हैं, इनका रवैया कुछ है, इसमें यहाँ पे कुछ चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए ना। जिस तरह अभी आप कुछ जहाँ पे सख्ती होती है, मसलन आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल चले जाते हैं लाहौर में, वहाँ पे डॉक्टरों का रवैया कुछ और होगा। वही आप गुजरांवाला में आ जाते हैं। मैं यहाँ पे एक बात, वो मेरा सवाल भी इसमें ऐड हो जाएगा कि मैं 5 दिन पहले अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल में गया हूँ गुजरात में। वहाँ पे किसी पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत थी, वो आईसीयू में थी, खातून थी, आईसीयू में थी, उसकी डिलीवरी हुई, बच्चा फोत हो गया, वो घर के सारे दफनाने के लिए चले गए। तो वहाँ पे सिर्फ वो उस लड़की का भाई था, तो उसे आईसीयू में रखा हुआ था। वहाँ पे हम लोग ब्लड देने चले गए। वहाँ पे ब्लड लेने वाले का रवैया ये था, मैंने उससे कहा कि भाई ये हमारी बारी आ गई है, अब हमारा सैंपल लें। तो उसने कहा ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है ना, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। तो मैंने कहा यार ये आपके अमले नहीं लिखा है। उन्होंने कहा जाकर ठीक करवा के आओ। वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके वार्ड में जाके ठीक करवा के आए। दोबारा वहाँ पे ठीक करवाने गए तो उसने कहा ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। चलें जी, हम क्या कर सकते थे। वहाँ से उठा के आ गए। उसने क्या किया, अब 15 या 20 पर्चियाँ से सबसे नीचे हमारी पर्ची डाल दी। मैंने कहा सर ये क्या है। उसने कहा कि ये जो बात आप कर रहे हो ना, मैंने अपने उसूल से चलना है, तो आपकी सबसे एंड पे बारी आएगी। तो मैंने ये गुजारिश की, मेरे भाई गलती हमारी तो नहीं है ना। उसने कहा कि आप जाके वार्ड में एक दफ़ा उसे कहें ना कि ये आप लोगों की गलती है, आपका मरीज़ उसने उठा के ना सड़क के ऊपर फेंक देना।
ठीक है। तो मैंने कहा भाई ये मरीज को सड़क के ऊपर फेंकने के, अब इसमें उसने कहा आप बाहर चले जाओ यहाँ से, मुझसे बहस ना करो। अब मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया मैं कहाँ से आया हूँ, मैं चुप करके वो एमएस साहब के ऑफिस में चला गया, वहाँ साहब उनसे बात की और अपना तारुफ करवाया। वहाँ पे मुझे कहना पड़ा कि ये मैं शोभा सहाफ़त से ताल्लुक़ रखता हूँ। उसने उसी वक्त फ़ोन किया, उसने कहा यार ये बंदा आने लगा है यूनुस अकरम, इसका अभी के अभी ब्लड दो। अब मैं गया हूँ वहाँ पे, वो मुझे आवाज़ें दे रहा है। अब सर ये अगर मैं उसे जाकर तारुफ ना करवाता, ये ना करता, तो सर मैं तो 3 घंटे और वहाँ पे बैठा रहा था। ठीक है। अब ज़िम्नन ये बात आपकी बिल्कुल बजा है। ज़िम्नन वो इस सूरत हाल में बजा है कि अगर उस बंदे ने कोई ज़ाती बुनियादों पे ग्रज लेते हुए आपका काम रोका है तो ये गलत बात है। लेकिन आपने अपनी बात में खुद ये बात बताई है कि वो 20 पर्चियों के नीचे उसने आपकी पर्ची रख दी। इसका मतलब है 20 लोग और भी वहाँ पे लाइन में खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे और वो उनका काम कर रहा था, और वो वही लोग थे जिनके पास कोई सिफारिश नहीं, जिनके पास कोई, जिन्होंने अपना तारफ़ नहीं करवाया। नो डाउट कि ज़िम्नन उसने आपके साथ एक बदतमीज़ी का वाला मामला किया, और इसी रवैये को देखते हुए हमारे वहाँ पे एडिशनल एमएसएस होते हैं या डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं सॉरी, जो मरीज़ को गाइड करते हैं और इन्हीं मामलात को देखने के लिए। देखें, हर शोबा ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई काली भेड़ें मौजूद हैं। आप थाने में चले जाएँ, आप जुडिशियल सिस्टम में चले जाएँ, आप लॉ एंड ऑर्डर में चले जाएँ, आप सिविल सर्विसेज में चले जाएँ, आप पटवार में चले जाएँ, माजरत के साथ आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे, आपको बुरे लोग भी मिलेंगे। ये मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, रवैये की तब्दीली होनी चाहिए। मैंने आपको शुरू किया हिपोक्रेटस से, हमें कसम दिलाई जाती है कि हमने अपने पेशेंट्स के साथ बेहतरी करनी है। उसके बाद फिर हमारा एक सब्जेक्ट है, उसे हम बिहेवियर साइंसेस कहते हैं। हमें कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ाई जाती हैं, उसके अंदर कम्युनिटी मेडिसिन के साथ हमें कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाई जाती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर इंपॉर्टेंट बात ही है कि आपने अपने पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, अच्छे तरीके से करना है, अच्छे अखलाक के साथ करना है। मेरा ख्याल ये है कि यहाँ पे जो लोग मिसकॉन्सेप्ट करते हैं यूनुस भाई, वो ये करते हैं, उन्हें लगता है कि डॉक्टर साहिबान को चूँकि प्राइवेट में पैसे मिलते हैं इसलिए उनका रवैया अच्छा होता है, और वहाँ पे चूँकि एट द स्पॉट कैश नहीं मिल रहा होता तो उन्हें वो मरीज़ बुरे लग रहे होते हैं। नहीं सर, ऐसे नहीं है। सर आप कोई सरकारी अस्पताल उठा के देख लें, वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे ऑपरेशन होते हैं, वहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे सर्जरीज हो रही हैं, वहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे बच्चों के नर्सरी में दाखिले हो रहे हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट मरीजों को देखता है, मतलब हर काम होता है। तो अगर कोई बंदा लालच के बगैर ये सब कर रहा है, तो मैं अगर 10-15% जिनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, उनकी बुनियाद पे मैं बाकी 80% डॉक्टर्स को बुरा नहीं कहूँगा।